इसी को हम एक्रोसोम रिएक्शन बोलेंगे और इसको अब व्यवस्थित तरीके से हम समझेंगे कि इसमें होता क्या है। ठीक है, देखिए, इसे समझने के लिए हमें स्पर्म और ओवम इन दोनों की स्ट्रक्चर की डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा समय लूँगा, स्पर्म और ओवम के स्ट्रक्चर को हम यहीं पे समझा देते हैं वापस। तो पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या है? स्पर्म का स्ट्रक्चर देखिए, ये हो जाएगा हेड, ये हो जाएगा मिडिल पार्ट, और ये हो जाएगा टेल, इसको बोल देंगे हम टेल। तो 3 पार्ट में पूरा स्पर्म डिवाइड है। स्पेंडल शेप है, ह्यूमन में स्पून शेप होती है। हेड के अंदर क्या क्या मिलता है देखिए, सबसे ऊपर की तरफ यहाँ इसको बोलते हैं हम एक्रोसोम। इस वाली लेयर का नाम होता है गैलिया कैपिटिस। हमने जो इससे पहले वाला वीडियो था कैपेसिटेशन, उसमें इसके बारे में बात की थी कि यहाँ से जो है वो एक लिपिड टफ्ट बनेगा, तो ये बताना है। गैलिया कैपिटिस वाला रीजन है, गैलिया कैपिटिस एक्रोसोम के ऊपर। एक्रोसोम के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा न्यूक्लियस। उसके नीचे यहाँ पर ये आ जाएगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और यहाँ पर आ जाएंगे डिस्टल सेंट्रियोल, इसको बोलेंगे हम डिस्टल सेंट्रियोल। और डिस्टल सेंट्रियोल जो होते हैं इससे एक्सोनिमा निकलेंगे, और ये एक्सोनिमा जो है वो इस टेल को बनाने में हेल्प करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सोनिमा निकलते हैं। कहाँ से निकल रही है? डिस्टल सेंट्रियोल से। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सोनिमा जा रहे हैं और ये टेल में जाकर के इस टेल को बनाएंगे, फाइबर बनाएंगे टेल का। तो हमने कहा कि ये मिडिल पोर्शन है। फिर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपस में इस तरीके से एक अरेंजमेंट में होती है। इसको हम बोलते हैं नेबेनकन, नेबेनकन शीट। ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है इसको बोलते हैं हम मैनचेट। ये जो रेड कलर का बनाया है ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो मिडिल पार्ट के अंदर हमको माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्टिल सेंट्रियोल, नेबेनकन शीट, मैनचेट, राइबोसोम, और यहाँ पर मुझे मिलता है रिंग सेंट्रियोल। तो ये हो जाएगा रिंग सेंट्रियोल। तो इतनी जानकारी बतानी है। और ये टेल के अंदर जो है वो अरेंजमेंट कैसा होता है? 9+2 फिलामेंट का अरेंजमेंट है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है जो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रोमेटिन फाइबर होता है। तो हेड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है। ध्यान रखना, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल हेड का पार्ट होता है, मिडिल का पार्ट नहीं होता वो। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप ध्यान रखें। फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेड में हमको मिलेगा एक्रोसोम। एक्रोसोम के ऊपर की तरफ जो लेयर है उसका नाम क्या है? गैलिया कैपिटिस। एक्रोसोम और न्यूक्लियस इन दोनों के बीच में आपको ये स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को हम कहेंगे परफोरेटोरियम। हर एक का रोल है, जैसे हमने अभी बात की थी गैलिया कैपिटिस की, वैसे ही हम अभी परफोरेटोरियम के भी बारे में बात करेंगे कि यहाँ क्या होता है। और एक्रोसोम जो हो गया हेड के अंदर हो गया, फिर परफोरेटोरियम आ जाएगा, इसके नीचे जो है वो न्यूक्लियस आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल को हिंदी में कहते हैं समीपस्थ
तारक का है, केंद्र। तो हम कहेंगे ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो न्यूक्लियस के पास में इसलिए है क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न के अंदर फीमेल के अंदर जो फीमेल की जो ओवम होती है उसके अंदर स्पर्म का हेड जाएगा, तो स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके साथ में हमारे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होते हैं वो भी न्यूक्लियस के साथ में चले जाते हैं, क्योंकि एग का जो सेंट्रियोल है वो वहाँ पर स्पेंडल फाइबर नहीं बनाता, स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल स्पेंडल फाइबर बनाता है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए हम इस तीन चीज़ों को थोड़ा सा अलग से लिख देते हैं। मिडिल पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही है? मिडिल पार्ट में मुझे मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, और मुझे डिस्टल सेंट्रियोल मिल रहे हैं, मुझे रिंग सेंट्रियोल मिल रहे हैं, रिंग सेंट्रियोल, मुझे राइबोसोम मिल रहे हैं, जो साइटोप्लाज्म है उसकी एक पतली सी लेयर मिल रही है उसको बोल रहा हूँ मैं मैनचेट, और मुझे यहाँ पर एक्सोनिमा मिल रहे हैं, और मुझे क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, ये जो शीट है नेबेनकन शीट, ये शीट मिल रही है। ऐसे दुनिया भर की चीज़ें और मिलती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम लिखा हमने। लास्ट पोर्शन क्या है? टेल का। टेल में मुझे 9+2 अरेंजमेंट के फिलामेंट मिल रहे हैं। क्वेश्चन इस पे आता है 9+2 अरेंजमेंट, एक राइबोसोम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, वो ध्यान रखना, एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। और एक्रोसोम के ऊपर विशेष रूप से पूछते हैं, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का लोकेशन पूछते हैं कि कहाँ होता है, तो आपको बोलना है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यहाँ होता है हेड के अंदर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक डिप्रेशन बनाया है मैंने न्यूक्लियस के अंदर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बनाने के लिए, तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ठीक है। ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर किसकी? स्पर्म की। अब इसी तरीके से मैं एक बार ओवम की स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एक्रोसोम रिएक्शन, ताकि ढंग से समझ में आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ये जो स्ट्रक्चर है देखिए, जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो आफ्टर ओव्यूलेशन क्या हुआ, ओव्यूलेशन के बाद में ये ओवरी थी, और यहाँ से जो है वो ये एग रिलीज हो गया जो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो एग है, इसी एग का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये हमने बनाई सेकेंडरी oocyte, ध्यान रखना किसका स्ट्रक्चर है ये? वास्तव में सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर है, क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है इसका। ओव्यूलेशन के जो अंदर हम क्या कह रहे हैं, ओवरी से क्या निकल रही है? सेकेंडरी oocyte निकल रही है। तो सेकेंडरी oocyte की ये हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको लिखा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसके अंदर हो जाएगा न्यूक्लियस। अब होता क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, इसके अंदर जो ऊ प्लाज्म होता है, क्या बोल रहे हैं इसको हम? ऊ प्लाज्म। ये जो भरा हुआ है पूरा ऊ प्लाज्म, मतलब इस ओवम का साइटोप्लाज्म, इसको हमने ऊ प्लाज्म बोल दिया। सेकेंडरी oocyte के जस्ट बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम विटिलाइन मेम्ब्रेन। तो मैं यहाँ पर इसको रेड कलर से बना रहा हूँ। ये मेम्ब्रेन, इसका नाम क्या है? विटिलाइन मेम्ब्रेन। अब आपसे पूछे कि विटिलाइन मेम्ब्रेन कैसे बनी, तो उसकी कहानी बता देता हूँ। देखिए, जब हम oogenesis पढ़ते हैं तो oogenesis में 3 स्टेप पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, सेकंड होता है ग्रोथ, और थर्ड होता है मैच्यूरेशन। जो सेकंड स्टेप होती है ग्रोथ, वो काफ़ी लंबी स्टेज होती है। ग्रोथ में क्या होता है, 2 स्टेप में हम इस पूरी ग्रोथ को पढ़ते हैं। oogenesis में ग्रोथ के 2 स्टेप है, प्री विटेलोजेनेसिस एंड विटेलोजेनेसिस। अब हम प्री विटेलोजेनेसिस की बात करें तो जो एग की जो साइज होती है, oocyte की जो साइज होती है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। किसके दरमियान? ग्रोथ की फेज के दरमियान। ग्रोथ में जो एग सेल होती है oocyte, जो फैलोपियन आपके ओवरी के अंदर है, अभी डेवलप हो रही है, तो वो oocyte क्या करेगी? अपनी साइज इंक्रीज करती है। उसके अंदर न्यूक्लियस में कुछ चेंज होंगे और साइटोप्लाज्म में कुछ चेंज होंगे।
वो साइट के न्यूक्लियस में हम कह रहे हैं कि जीन एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, मतलब डीएनए जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन करके और आरएनए का निर्माण करता है। डीएनए लैम्प ब्रश क्रोमोसोम हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो न्यूक्लियस है उसकी संख्या जो है वो बढ़ जाती है, तो हम कहेंगे केंद्रिकाओं की संख्या बढ़ गई, केंद्रक द्रव्य की मात्रा में वृद्धि हो गई है, डीएनए जो है वो लगातार आरएनए का निर्माण कर रहा है, जीन एम्प्लीफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस सब की वजह से न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बढ़ गया, ठीक है। कहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं? ओवम के आपके ओ साइट के अंदर। तो ओ साइट में न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया है, कौन सी फेज में? oogenesis की ग्रोथ फेज में। अब बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म के अंदर भी क्या होगा, जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ा रहे हैं? तो जो आरएनए डीएनए बना करके भेज रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जितने आरएनए बन रहे हैं, ये सारे के सारे आरएनए क्या करेंगे? लगातार ट्रांसलेशन करेंगे और प्रोटीन संश्लेषण करेंगे। ट्रांसलेशन का मतलब क्या? प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को हम प्रोटीन संश्लेषण कह रहे हैं। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो, तीन चीजें बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियस के अंदर ग्रोथ फेज जो होती है, ग्रोथ फेज ऑफ oogenesis, उसमें क्या हुआ था? उसमें न्यूक्लियस में चेंज आ रहे थे। कौन कौन से चेंज? हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो इंक्रीज हो गया था। और कौन से चेंज आए थे? हम कह रहे हैं कि लैम्प ब्रश क्रोमोसोम बन गए थे, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। और क्या हो रहा है? हम कहेंगे उस न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो कंटिन्यूसली क्या बना रहा है? आरएनए। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ये जो कंटिन्यूसली प्रोसेस हो रहा है इसको हम बोलते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन। ये तो चीज हो रही है न्यूक्लियस में। अब बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या हो रहा था। साइटोप्लाज्म में जो सेल का, या हम कहेंगे यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। जो सेल ऑर्गेनल होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो क्या कर रहे थे? नंबर अपना इंक्रीज कर रहे थे। इसमें कुछ सेल ऑर्गेनल के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। यहाँ गोल्गी बॉडी यहाँ लिख देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्गी बॉडी। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में बन रहे थे। उसमें सबसे ज़्यादा संख्या माइटोकॉन्ड्रिया की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यहाँ पर क्या बनाएगा? इतना ज़्यादा हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे लगेगा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के क्लाउड बने हुए हैं। तो सोचो यहाँ बना रहा हूँ मैं माइटोकॉन्ड्रिया के क्लाउड। ये माइटोकॉन्ड्रिया इतना ज़्यादा बढ़ गया, मतलब इतने ज़्यादा अमाउंट में हो रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या बन गए हैं? क्लाउड। जब ग्रोथ फेज में माइटोकॉन्ड्रिया के क्लाउड बनते हैं उसी समय इस oocyte के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन बनती है उस मेम्ब्रेन का नाम बताइए? विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो जब कभी आपसे विटेलाइन के पीछे की कहानी पूछ ले तो आपको थोड़ा सा ये जानकारी दे देनी है। कौन से फेज की? ग्रोथ फेज की। किसकी ग्रोथ फेज? oogenesis की ग्रोथ फेज। तो oogenesis की ग्रोथ फेज में विटेलाइन मेम्ब्रेन बन गई थी माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड की वजह से। क्या बात समझ में आई? ठीक है। अब गोल्गी बॉडी जो होती है ना, ये गोल्गी बॉडी अपने अंदर बहुत सारे कॉर्टिकल्स जो है वो इकट्ठा करेगी और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की फॉर्म में कहाँ चली जाएगी? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पेरिफेरल रीजन पे। तो मैं माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड को हटा देता हूँ, क्योंकि समझ में आ गया आपको माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड जो है वो क्या कर रहे थे? ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पर ये वाली चीज़। बोलो ये गोल गोल क्या है? तो आपको बोलना है कि ये गोल गोल गोल्जी बॉडी से बने हुए कॉर्टिकल के ग्रेन्यूल से, जो क्या करेंगे? देखो ये क्या करते हैं, जब स्पर्म कांटेक्ट में आएगा ओवम के तो क्या करता है? पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए, मतलब एक एग सेल में एक ही स्पर्म का प्रवेश हो, उसके लिए इस ओवम की पेरिफेरल रीजन में साइटोप्लाज्म के अंदर जस्ट बीनीथ द प्लाज्म मेम्ब्रेन ऑफ oocyte बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो हम कह रहे हैं ये सब क्या है? ये ग्रेन्यूल्स है।
क्या नाम है इनका? दीज आर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल मेड अप फ्रॉम गोल्गी बॉडी। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है वो यहाँ पर चारों तरफ फैले हुए हैं। जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आया, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के अंदर जो है वो ब्रस्ट हो जाएगा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, और अपने अंदर से ये रिलीज कर देता है केमिकल। और वो केमिकल जो है वो क्या करेगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस बना हुआ है, ये वाला स्पेस, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी विटेलाइन स्पेस। इस पेरी विटेलाइन स्पेस के अंदर एक मेम्ब्रेन बना देगा, और वो वाली मेम्ब्रेन जो है उसको हम कहेंगे, ये चीज बना दी इसने, इस वाली मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे म्यूकोपॉलीसैकेराइड वाली मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप फ्रॉम म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो हम कहेंगे पेरीविटेलाइन स्पेस में ये जो मेम्ब्रेन जो ब्लैक कलर की मैंने बनाई है, ये किसने बनाई? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के ब्रस्ट होने से बनी है। कब बनी है? जब स्पर्म इसको कांटेक्ट करेगा। क्यों बनी है? ताकि क्या कर सके, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी कंडीशन। पॉलीस्पर्मी का मतलब बताओ? एक एग में एक से ज्यादा स्पर्म को आने से रोकने के लिए चारों तरफ कवच बना लिया। एक की एंट्री की और फिर क्या किया, यहां पर चारों तरफ कवच बना लिया है। उस ग्रेन्यूल का नाम बताओ जो कवच बनाता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। किसके नीचे कवच बनाया है? विटेलाइन मेम्ब्रेन के नीचे। तो मैं कहूंगा विटेलाइन मेम्ब्रेन प्लस म्यूको पॉलीसैकेराइड इज इक्वल टू फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन। क्या बात समझ में आई? तो ये यहां पर जो दोनों मिल करके क्या बनाएगी? फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन बनाएगी। इसके बाहर एक और लेयर होती है। इस लेयर का नाम क्या है बताओ? ये तो आपने सभी ने पढ़ा है। इस लेयर का नाम होता है जोना पेल्यूसिडा। तो ये जो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर के मार्कर से बनाई है, जो शायद नहीं दिख रहा आपको, इसको बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। तो मैं इसको ब्लू कलर से ही बना देता हूँ। तो ये बना दी ब्लू कलर से ही हमने इस लेयर को। ये हो जाएगी जोना पेल्यूसिडा। कौन सा सीडा है? जोना पेल्यूसिडा। ये हो जाएगी जोना पेल्यूसिडा। क्लियर? जोना पेल्यूसिडा के बाहर देखो, यहां तक ये सारा जो मामला है, कौन कौन सी लेयर बनाई अपन ने? यहां पर मैं लिख देता हूं सारी लेयर के नाम जो अभी तक बनाई है मैंने। हमने बनाया एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक मैंने बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर की तरफ ब्लैक कलर वाली, नहीं हाँ ब्लैक कलर वाली जो थी वो तो क्या होती है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर। थर्ड नंबर पे मैंने बनाई है विटेलाइन मेम्ब्रेन। मैं कह रहा हूँ 2 और 3 दोनों मिल जाती है, प्लस हो जाएगी तो क्या बन जाती है? फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन। ठीक है, निषेचन कला जिसको बोलते हैं हिंदी में। फोर्थ नंबर पे मैंने यहाँ पर क्या बनाया? जोना पेल्यूसिडा। अब आप मुझे बताओ, कोई पूछ ले आपसे, भूले भटके कोई गलती से पूछ लिया आपने आपसे कि बताओ ये जो चारों लेयर बनाई आपने, ये एग मेम्ब्रेन की कौन सी वाली लेयर है? प्राइमरी लेयर है कि सेकेंडरी लेयर है या टर्शरी लेयर है? तो एग के अंदर जो लेयर होती है ना, उसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में बांट देते हैं। ये जितनी भी लेयर है ये कौन बना रहा है? आप सभी को मालूम है, ये सारी की सारी लेयर जो है वो ये अंदर बैठा ये oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये oocyte बना रहा है। और जो लेयर oocyte खुद बनाता है, उन सभी लेयर को हम बोलते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। तो अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि बताओ इनमें से प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन सी है, तो बोलना है सारी, क्योंकि सारे के सारे मेम्ब्रेन कौन बना रहा है?
oocyte खुद बना रहा है। जो मेम्ब्रेन oocyte खुद बनाता है उसको हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इसका पूछते हैं कि जोना पैलिसिडा कौन सी मेम्ब्रेन है, तो क्या बोलना है, ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है। अब इसके आगे देखो, इसके बाहर ये जो oocyte बनाया इसके बाहर की तरफ ये यहाँ पर मैंने बना दिए, ये फॉलिकल बना दिया। क्या बनाया मैंने, ये फॉलिकल बनाया है मैंने, ठीक है, ये फॉलिकल बना दिया। क्या बोलेंगे इसको, कोरोना रेडिएटा। अब ये कोरोना रेडिएटा कौन सी वाली लेयर है, 5th नंबर वाली लेयर है सबसे बाहर। कोई पूछ ले फिर से कि बताओ कोरोना रेडिएटा जो है वो कौन सी एग मेम्ब्रेन होगी, तो आप क्या बोलोगे, कोरोना रेडिएटा जो है वो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है। क्यों होती है, तो आपको बोलना है ये कोरोना रेडिएटा oocyte नहीं बनाता, तो फिर कौन बनाता है, कोरोना रेडिएटा को बनाने का काम ओवरी करती है। तो जो मेम्ब्रेन ओवरी बनाती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, जैसे कि कोरोना रेडिएटा। जो मेम्ब्रेन oocyte खुद बनाती है उसको बोलते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, जैसे कि जोना पैलिस्यूडा, विटेलाइन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो समझ में आया, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एग मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन आर मेड अप फ्रॉम oocyte एंड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन आर मेड अप फ्रॉम ओवरी। क्वेश्चन पूछेंगे कोरोना रेडिएटा कौन बनाता है, क्या बोलोगे, ओवरी। जोना पैलिस्यूडा कौन बनाता है, क्या बोलोगे, oocyte। क्लियर। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, इस स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो हम कह रहे हैं कि इसके पास में बहुत सारे रिसेप्टर्स है। तो मैं यहाँ पर रिसेप्टर्स बना देता हूँ, थोड़ा सा ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको थोड़ा हटा देते हैं और रिसेप्टर बनाते हैं, ठीक है। या एक बार वापस से बोल दे कि ये बनाया क्या अपन ने। देखो हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, oogenesis वाली स्टेज में, oogenesis की ग्रोथ फेज में। oogenesis की ग्रोथ फेज के अंदर हम कहते हैं कि न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म के अंदर चेंजेस आते हैं। oocyte के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में क्या चेंजेस आएंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म इंक्रीज करेगा, लैम्प्रस क्रोमोसोम बनाएगा, न्यूक्लियस जो होते हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, जीन इम्प्लीफिकेशन की रेट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन की रेट तेज हो जाती है। अब साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इसका नंबर जो है वो सेल ऑर्गेनल के वो इंक्रीज हुए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी, बहुत ज़्यादा संख्या बन रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ने तो भाई साहब अंदर बादल बना दिए, इतने सारे बन गए, और उस बादल से क्या बन गया, विटेलाइन मेम्ब्रेन। अगली बात, गोल्जी बॉडी जो थी वो अपने अंदर क्या बना रही है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, और वो सब के सब गोल्जी बॉडी कहाँ चली गई है, पेरिफेरल रीजन में। ये यहाँ पर देखो किनारे की तरफ चली गई साइटोप्लाज्म के अंदर। कब किसका इंतजार करेगी, किसी स्पर्म के कांटेक्ट होने का। जैसे स्पर्म कांटेक्ट होता है ये अपने अंदर से केमिकल रिलीज करके क्या बना देगी, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर। कहाँ बनाएगी, विटेलाइन और एग मेम्ब्रेन। ये वाली जो है रेड कलर वाली है इसको बोलते हैं विटेलाइन, और ये ब्लू कलर वाली है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में स्पेस था, पेरीविटेलाइन स्पेस। इसके अंदर ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल फूट जाएगा और फिर यहाँ पर मेम्ब्रेन बनेगी, कौन सी वाली, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। जब ये दोनों लेयर ब्लैक और रेड, ये दोनों म्यूकोपॉलीसैकेराइड और विटेलाइन मेम्ब्रेन जब दोनों मिल जाती है तब फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनती है। और फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी को, ध्यान रखना है, ताकि एक एग में एक ही स्पर्म जा सके। फिर इसके बाहर की तरफ जोना पैलिस्यूडा बनी हुई है, जोना पैलिस्यूडा के बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा बना हुआ है। पूरे में से जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, जोना पैलिस्यूडा कैसी मेम्ब्रेन है, बोलेंगे एग मेम्ब्रेन, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। और कोरोना रेडिएटा कैसी है, तो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो जोना पैलिस्यूडा है उसको कौन बनाता है, oocyte खुद बनाता है। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन जो कि कोरोना रेडिएटा है उसको कौन बनाता है, तो उसको बनाने वाला होता है ओवरी, अंडाशय। क्लियर। अब आगे चलते हैं, टॉपिक क्या है, कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्म टू ओवम। अब बताओ अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं मालूम हो तो आप कॉन्टेक्ट में क्या पढ़ोगे, कहाँ से कॉन्टेक्ट कर रहा है, क्या लेने देने अपने, तो थोड़ा सा ये समझना जरूरी है। तो जिन बच्चों ने ओवम और स्पर्म का स्ट्रक्चर ढंग से नहीं समझा वो वापस से एक बार इसको देख लेना, काम का है। हर साल या तो ओवम का या स्पर्म का सीबीएसई के अंदर एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, तो थोड़ा सा डिटेल में समझा हुआ होता है तो क्लियर हो जाता है मामला। केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आराम से उसके बारे में कर सकते हैं हम। तो हम वापस से अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, हालांकि ये टॉपिक ही चल रहा है लेकिन जो मेन पॉइंट है कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्म उस पर आते हैं। अब ये स्पर्म कॉन्टेक्ट कर रहा है इससे, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट करेगा, कैसे कर रहा है देखो,